हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे सीबीएसई क्लास 12 हिंदी जो कविता वाला हमारा सेक्शन चल रहा है, यानी कि जो काव्य खंड है उसको हम समझेंगे। इसमें हमने बहुत सारी कविताओं को देख लिया है और आज बेसिकली हम बात करेंगे कवित्व वाली कविता की, ठीक है, जिसको लिखा है घनानंद जी ने। ये देखो, इनका फोटो भी लगा हुआ है यहाँ पर और बुक में भी आप देख सकते हो फोटो। तो घनानंद जी कवि है इस वाली कविता के, ठीक है। इसका नाम ही कवित्त है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कवित्त नाम है इसका। तो इसमें बेसिकली दो स्टेंजास आपके दे रखे हैं और इनकी लाइफ का मतलब इनकी जो जिंदगी, प्रेम की जिंदगी है ना, उसके बारे में ज्यादातर इसमें वर्णन किया गया है। यानी कि जिन जो इनका प्यार था, जिसका नाम है सुजान, उसके बारे में ही ज्यादातर इसमें बात करी जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले इसकी साप्रसंग व्याख्या कैसे करेंगे उसको भी समझेंगे, साथ ही साथ में इसकी समरी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जब भी आप किसी भी साप्रसंग व्याख्या को देख रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको उसकी साप्रसंग व्याख्या करने से पहले उसकी एक समरी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी समरी देखेंगे, जिससे हमें एक बैकग्राउंड पता चल जाएगा कि इसमें कविताओं में हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे। तो देखो, जो घनानंद जी की कविता है ना, उसमें बेसिकली इनकी लव लाइफ के बारे में बताया गया है। यानी कि जो इनकी जिंदगी के जो कुछ महत्वपूर्ण हिस्से उसके बारे में बताया जाएगा। तो देखो, घनानंद जी जो थे वो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी थे। मीर मुंशी का मतलब एक खास अधिकारी थे, ठीक है। मीर मुंशी एक पद हुआ करता था पुराने टाइम में। तो घनानंद जी उस मीर मुंशी के पद पर थे मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर, ठीक है। यहाँ तक कुछ भी नहीं है। उसके बाद समझो अब क्या होता है। वे जितने कुशल अधिकारी थे उतने ही ऊंचे दर्जे के गायक थे, यानी कि सिंगर थे घनानंद जी, और कवि भी थे। दरबार में ही सुजान नाम की एक बेहद खूबसूरत नर्तकी यानी कि डांसर थी। तो जो घनानंद जी है और जो ये सुजान नाम की लड़की है, ठीक है, ये दोनों के बीच में घनानंद जी की तरफ से ऐसा होता है कि ये सुजान से प्यार करते हैं और वो प्यार वन साइडेड होता है, यानी कि एक तरफा प्यार होता है, ठीक है। अब होता क्या है, एक घटना जिसने घनानंद को कवि बना दिया, ठीक है, ये घटना इंपॉर्टेंट है। एक बार दरबार में कुछ लोगों के कहने पर बादशाह ने घनानंद से गाने का आग्रह किया। अब ये बादशाह ने बोला घनानंद जी से कि जब तुम इतने अच्छे सिंगर हो तो आज मौका अच्छा है, गाना गा के सुना दो। तो घनानंद ने मना कर दिया, इसने कहा भाई मेरा मन नहीं है गाना गाने का। लेकिन जब उनकी प्रेमिका सुजान ने कहा, ठीक है, तो प्रेमिका मतलब जब घनानंद जिसको चाहते थे ना, लड़की को, उसका नाम सुजान था, सुजान ने कहा चलो गाना गा दो। तो उन्होंने सुजान की तरफ मुंह करके और बादशाह की तरफ पीठ करके इतना भावुक गाना गाया कि पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। यानी कि पूरा दरबार एकदम बहुत ज्यादा ऐसा हो गया कि बहुत अच्छा गाना गाया है घनानंद जी ने, ठीक है। तो ये बात बादशाह को अच्छी नहीं लगी। अब आप खुद ही सोच के देखो, एक तो जब बादशाह ने बोला गाना गा तो गाना नहीं गाया, फिर सुजान ने बोला गाना गा तो गाना गा भी दिया, तो बादशाह की तरफ से पीठ फेर ली और सुजान की तरफ मुंह करके गाना गा दिया। तो बादशाह को लगा कि यह उनका अपमान है कि घनानंद ने उनकी तरफ पीठ की। सजा के तौर पर घनानंद को दरबार से और शहर से निकाल दिया गया। जाते समय घनानंद ने सुजान से साथ चलने को कहा, ठीक है। जब घनानंद जी जा रहे थे ना दरबार में से, तो उन्होंने सुजान से कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, ठीक है। लेकिन सुजान ने जाने से मना कर दिया और वहीं से बोल दिया टाटा बाय बाय, कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब उससे आगे की चीज आप समझो। तो देखो, प्रेम से भक्ति तक का सफर क्या है ये। जब इनको प्यार में धोखा मिला तो सुजान के इस धोखे से घनानंद के दिल को पूरी तरह तोड़ दिया था। वे दिल्ली छोड़कर चले गए वृंदावन, ठीक है, और निर्बाक संप्रदाय में दीक्षित होकर भगत बन गए। लेकिन उनके मन से सुजान कभी नहीं निकली। उन्होंने अपनी कविताओं में सुजान शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर सुजान शब्द का जो प्रयोग है वो उनकी प्रेमिका के लिए भी है और ईश्वर के लिए भी है। यानी कि सुजान शब्द से वो दोनों की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तो अपनी प्रेमिका की तरफ, ठीक है, जिसका नाम असली में सुजान था, और सुजान का नाम रख के वो कई बार कृष्ण जी से भी बात किया करते थे, ठीक है, कि जैसे सुजान तुम कब आओगी, मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, इस तरीके की बात ये करते थे, ठीक। अब कुछ मुख्य बिंदु है, उनको आप समझ लो जो आपको काम आएंगे। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि घनानंद ने किसी नियम में बंद कर नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज पर कविता लिखी थी। यानी कि इनकी जो कविता है उसको पढ़कर आपको लगेगा भी कि इसमें कुछ नियम का पालन नहीं है। ये दिल की आवाज पर कविताएं लिखी थी, ठीक है। इनकी कविताओं में कोई नियम नहीं है। आपको पढ़ के लगेगा कि इनकी कविताओं में इनकी लाइफ को दिखा रखा है। उसके बाद में क्या बात बता रखी है, इनकी कविताओं में मिलन की खुशी कम है और बिछड़ने का दर्द, यानी कि विरह का जो दुख है वो ज्यादा है। क्योंकि इनको अपनी जिंदगी में जो इनका सच्चा प्यार था वो कभी
मिला ही नहीं, तो ये जो खुशी थी वो इनकी स्टोरीज में कभी देखने को नहीं मिलेंगी, इनकी कविताओं में देखने को नहीं मिलेगी। इनकी कविता में ज्यादातर बिछड़ने का दर्द है जिसका वर्णन किया गया है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। तो देखो, घनानंद का मानना था कि प्रेम का रास्ता बहुत सीधा होता है, इसमें चालाकी या चतुराई काम नहीं आती है। यानी कि जो दो सच्चे प्रेमी होते हैं वो सीधे साधे होते हैं और इसमें कोई भी चालाकी नहीं चलती है। जहां चालाकी चलती है वहां प्यार होता भी नहीं है। ठीक। उसके बाद में एकांगी प्रेम। अब आगे समझो इसमें क्या बात बता रखी है कि जो घनानंद जी का प्यार था वो एक तरफा था। वे सुजान को तो चाहते थे, भले ही सुजान ने उन्हें भुला दिया था। सुजान ने कभी भी घनानंद जी को फिर बाद में याद नहीं किया, लेकिन घनानंद जी हमेशा से सुजान को याद करते रहे और उनका ये प्यार एक तरफा था। इसको एकांगी प्रेम कहा गया है। निष्कर्ष के रूप में आप ये चीज समझ सकते हो कि इस पाठ में हम जो भी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, वह केवल शब्द नहीं है बल्कि घनानंद के आंसू हैं, यानी कि उनकी रियल लाइफ को इसमें बताया गया है। जब सुजान ने उन्हें ठुकराया तो उस दर्द को उन्होंने कागज पर उतार दिया। इसलिए उनके काव्य में वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है, यानी कि बिछड़ने के दुख की प्रधानता मिलेगी जब भी आप इनके ये दोनों काव्य पढ़ोगे तब। ठीक है। यहाँ तक हमने एक बैकग्राउंड समझ लिया है किस तरीके से इसमें क्या क्या चीजें बताई गई है। अब आ जाओ इसकी स्टैंजा बाय स्टैंजा साप्रसंग व्याख्या कैसे करनी है उसको समझते हैं। तो ये जो आपको पहले वाला स्टैंजा दे रखा है ना, आप बुक में से भी चेक कर सकते हो। जो ये वाला स्टैंजा है कि बहुत दिनन को अवधि आस-पास परे, खरे अर बरनी भरे है उठी जान को। तो ये वाले स्टैंजा की साप्रसंग व्याख्या कैसे करेंगे उसको हम समझते हैं। साप्रसंग व्याख्या जब भी आप करोगे पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, 11वीं क्लास हो 12वीं क्लास हो, साप्रसंग व्याख्या का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें तीन बेसिकली इसमें तीन बात करनी होती है। सबसे पहले लिखना होता है प्रसंग, ठीक है, उसके बाद में लिखनी होती है एक व्याख्या और उसके बाद में करना होता है एक विशेष। यहाँ पर ये व्याख्या जरा थोड़ा बड़ा लिख दिया है, इसको छोटा छोटा लिखते हैं। सेकंड पे आती है व्याख्या, ठीक है, इतने से समझ जाना है व्याख्या लिखी है। और तीसरे पे आता है एक विशेष। ठीक है, तीनों चीज लिख कर आओगे तभी नंबर मिलेंगे साप्रसंग व्याख्या में। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ व्याख्या कर दी हो गया साप्रसंग व्याख्या, नहीं, प्रसंग भी लिखना है, व्याख्या भी लिखनी है और विशेष भी लिखना है, तभी नंबर मिलेंगे आपको। अब तीनों चीज लिखी कैसे जाएगी, सबसे पहले लिखना है आपको प्रसंग। प्रसंग में आपको ये बात लिखनी है कि प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित ये रीति मुक्त काव्य धारा के महान कवि, इसको छोड़ दो, ठीक है, ये फालतू की चीज मत लिखना। शॉर्ट में जब समझना, जब भी चीजों को समझोगे जो आसानी से याद भी हो जाए और पेपर में आप लिख के भी आ सको। तो हमने लिख दिया कि प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित कवि घनानंद के कवित्व से लिया गया है। ये एक लाइन हो गई है। इसके बाद में एक लाइन एक्सप्लेन कर दो कि इस कवित्व में कवि घनानंद ने अपने प्रिय सुजान के प्रति अपने अटूट प्रेम और विरह की अवस्था का वर्णन किया है। ये उसको हटा दो, ठीक है, सिर्फ लिख दो अवस्था का वर्णन किया है। तो यहाँ तक भी आप लिख दोगे तो आपका प्रसंग हो गया कंप्लीट। बेशक से आगे का पढ़ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन लिखने के लिए आप यहाँ तक भी लिख देना तब भी बहुत रहेगा। ठीक है। अभी आप सोच रहे होगे कि इसका स्क्रीनशॉट कैसे ले, स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है। पीडीएफ जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारा जो व्हाट्सएप का गिवन नंबर है इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और इस पे आपको कोई भी अगर पीडीएफ चाहिए, डाउनलोड करने में अगर दिक्कत हो रही है डिस्क्रिप्शन लिंक से, तो डायरेक्ट आपको व्हाट्सअप कर देंगे कोई भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट की कोई जरूरत नहीं है। अब आ जाओ नीचे, प्रसंग को हमने समझ लिया, अब देख लो व्याख्या। ये व्याख्या में आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करना है। तो हम इसमें लिखेंगे बहुत दिनों की अवधि बीत गई, यानी बहुत समय बीत गया, अब तो जान पर बन आई है, यानी कि अब तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है। मेरी प्रियतमा, यानी कि जो इनका प्यार है, कवि घनानंद कह रहे हैं मेरी प्रियतमा ने बार बार आने के लिए कहा, मन को लुभाने वाली छैल छबीली प्रिया ने आने को कहा, परंतु अभी तक नहीं आई। मुझे उसके दर्शन नहीं हुए, मैं उसकी राह ही देखता रहा, पर वे नहीं आई। यानी कि सिंपल सिंपल इसमें बताया गया है कि कवि ये बात बता रहे हैं कि सुजान ने उनको आने से कहा था, लेकिन सुजान उनसे मिलने कभी नहीं आई। कवि कहता है कि अब तो आजा और मेरा सम्मान रख ले, मेरी संसार में बदनामी ना हो। यानी कि कवि ये बात कह रहे हैं कि मेरी संसार में बदनामी नहीं होनी चाहिए, अब तो तुम मिलने के लिए आ जाओ, अतः आकर दर्शन दे जाओ। तेरी झूठी बातों पर विश्वास करके मैं उदास हो गया हूँ, अब तो उदासी इतनी बढ़ गई है कि अब मेरे मन को आनंद नहीं मिलता। यानी कि कवि ये बात बोल रहे हैं कि झूठी बातों पर मैंने इतना भरोसा किया था लेकिन वो आई नहीं मिलने के लिए, और मेरी उदासी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब मेरे मन में बिल्कुल भी मुझे आनंद नहीं मिलता। अब तो मन को तसल्ली देने वाले बादल भी नहीं आते और मन को चैन प्राप्त नहीं होता। पहले तो मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेता था, परंतु अब मुझे तुम्हारी बातें झूठी लगती है और मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता। कवि ये बात कहते हैं कि तुमने इतना ज्यादा धोखा दिया मुझे कि अब मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। प्राण
प्रयाण करने वाले हैं, यानी कि प्राण निकलने वाले हैं, किसी भी समय ये प्राण निकल सकते हैं। ऐसी बात कवि कह रहे हैं कि किसी भी समय उनके प्राण निकल सकते हैं और सुजान को ये बात बता रहे हैं। ठीक, उसके बाद में वो बताते हैं कि मेरे होठ कुछ कहना चाहते हैं, यदि तुम आ जाओगी तो तुम्हें ये संदेश सुना देंगे। इसी आशा में मेरे प्राण अटके हुए हैं, वरना अब तक ये प्राण निकल गए होते। कवि ये बात कह रहे हैं कि तुम्हारी आस में ही मेरे जो प्राण हैं वो अटके हुए हैं, नहीं तो अब तक ये प्राण निकल जाते। तुम्हारे इंतजार में अब तक ये प्राण रुके हुए हैं। कवि के हृदय की व्याकुलता यानी कि प्रेम के वियोग का सजीव चित्रण यहाँ पर किया गया है। बस यहाँ तक आप लिख देना, आगे के लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको छोड़ दो। अब यहाँ तक लिख देना, एक्सप्लेन कर देना, व्याख्या आपकी कंप्लीट हो गई है। अब विशेष में आपको लिखना है सबसे पहले भाषा, फिर अलंकार और मुख्य बिंदु। विशेष में अगर ये 3 पॉइंट लिख दिए तो आपके विशेष कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है? तो सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले हमने प्रसंग देख लिया है, फिर व्याख्या देख ली है, अब उसका विशेष देख लो। विशेष में भी 3 पॉइंट लिख कर आने होते हैं कि भाषा कौन-सी है, अलंकार कौन-सा और मुख्य बिंदु कौन-सा है, ठीक? अब भाषा में आप लिख रहोगे कि इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अलंकार में देखो अवधि, आस-पास, यहाँ पर भी आ है, यहाँ पर भी आ है, इसका मतलब इसमें अनुप्रास अलंकार है। जहाँ कहीं भी 2 लेटर एक जैसे होते हैं, जैसे जल और यहाँ पर लिख दिया जापान। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ पर भी जा है, यहाँ पर भी जा है, तो इसका मतलब यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है? तो हमने स्टैंजा में से देख लिया है कि अवधि आस-पास लिखा हुआ है और इसमें अनुप्रास अलंकार है, ये लिख देना। मुख्य बिंदु आप लिख देना कि कवि अपनी मृत्यु के करीब होने पर अपनी प्रेमिका के दर्शन की अंतिम इच्छा व्यक्त कर रहा है। अगर हार्ड लाइन याद नहीं हो तो सिर्फ ये भी लिख देना कि कवि अपनी मृत्यु के करीब होने पर अपनी प्रेमिका को याद कर रहा है, ठीक है? इस तरीके से शॉर्ट भी कर सकते हो आप, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला स्टैंजा कंप्लीट हो गया है। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले स्टैंजा पर। नेक्स्ट वाले स्टैंजा में आपको लिखना है कि आनाकानी आरसी निहारिबो करोगे कॉलो। ये वाला जो स्टैंजा है इसको रीड भी कर लेना, बुक के अंदर भी दे रखा है आपको, बाकी इसमें पीडीएफ में तो मिल ही जाएगा। प्रसंग व्याख्या में सबसे पहले प्रसंग लिखनी है। प्रसंग में आप लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित जो कवि है, ये देखना महान कवि घनानंद के कवित्त से लिया गया है। ये पहली लाइन हो गई, ये फालतू की चीज मत लिखना, ठीक है? अब उसके बाद में आप लिख देना कि इस कवित्त में क्या बात बता रखी है, तो इस कवित्त में कवि घनानंद ने अपनी प्रिय सुजान को उल्हाना दिया है। इतनी लाइन लिख देना, बहुत है, प्रसंग कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है? अब आ जाओ नीचे। पढ़ने के लिए आगे का भी पढ़ सकते हो, रीड कर देता हूँ एक बार आपके लिए। देखो इसमें बता रखा है, कवि को विश्वास है कि भले ही आज सुजान उन्हें नजरअंदाज कर रही है, लेकिन उनके प्रेम की पुकार यानी कि जो उनका प्यार है वो सच्चा है। उसको सुनकर एक न एक दिन उसे द्रवित जरूर करेगी, उसकी जो प्रेमिका है वो उसको जरूर सुनेगी। ये बात घनानंद जी बता रहे हैं, ठीक है? लेकिन मैं आपको ये भी समझा रहा हूँ कि शॉर्ट में लिख देना, तब भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आपको पूरे लिख कर आना है जितना पीडीएफ में है। जो आसान लगे यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना, या अगर नीचे वाले ये आसान लग रहा है तो ये लिख देना, ठीक है? अब आ जाओ व्याख्या में। व्याख्या में आपको कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, जितनी चीजें आती है उसको लिखना है, एक एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो आपको बताना है कि इन पंक्तियों में घनानंद अपनी प्रिय सुजान से कह रहे हैं कि हे सुजान, तुम कब तक मेरी पुकार को अनसुना करोगी, यानी कि कब तक मेरी बात को ऐसे इग्नोर करोगी और मिलने में आनाकानी करती रहोगी। तुम जानबूझकर अपनी अंगूठी के आईने में खुद को निहारती रहती हो। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप किसी को इग्नोर कर रहे हो तो हम इधर उधर देखने लगते हैं, तो सामने वाले इंसान को पता भी लग जाता है कि तुम्हें इग्नोर कर रहा है। तो इसी तरीके से सुजान को जब ये घनानंद जी देख रही है तो सुजान अपनी अंगूठी में देख रही है। तो कवि ये बात कह रहे हैं कि तुम जानबूझकर अपनी अंगूठी के आईने में खुद को निहारती रहती हो ताकि तुम्हें मेरी तरफ देखना ना पड़े और तुम मुझे नजरअंदाज यानी कि इग्नोर कर सको, तो इसलिए तुम अपनी अंगूठी को देख रही हो। उसके बाद में कवि ये बात बताते हैं, कवि सुजान को चुनौती देते हैं यानी कि चैलेंज करते हैं कि तुम भले ही आईने में देखकर खुद पर गर्व करो और मुझे ना देखो, लेकिन एक दिन तुम्हें मेरी सच्ची मोहब्बत का असर दिखेगा, यानी कि एक ना एक दिन तुम्हें मेरी मोहब्बत का असर दिखेगा। तुम कब तक मुझसे कतराओगी, कब तक मेरे से दूर रहोगी। मेरी चीख यानी कि जो इनका प्यार है, मेरी पुकार कभी ना कभी तुम्हारे कानों तक जरूर पहुंचेगी और तब तुम्हें मेरी तरफ देखना ही पड़ेगा। कवि सुजान को चुनौती देते हुए कहते हैं कि तुम भले ही आईने में देखकर खुद पर गर्व करो, मुझे ना देखो, लेकिन एक दिन सच्ची मोहब्बत का असर जरूर दिखाई देगा, ठीक है? यहाँ पर ये वाली लाइन रिपीट भी हो गई है, वैसे इसको मत लिखना, बस ऊपर तक ही एक्सप्लेन कर देना, ठीक है? तो यहाँ पर हमारी व्याख्या कंप्लीट हो गई है, जिसमें प्रसंग में हमने ये वाली बात लिखी थी, कौन सी कविता का ये पार्ट है स्टेंजा। उसके बाद में स्टेंजा की एक एक लाइन को हमने एक्सप्लेन कर दिया है व्याख्या में।
अब लास्ट में आता है विशेष। विशेष में मैंने आपको अभी-अभी बताया कि 3 चीज़ लिखी जाती है, भाषा लिख देना, तो भाषा तो इसकी सेम रहेगी, ब्रज भाषा का प्रयोग है। अलंकार, आना-कानी, आरसी में दोबारा से अनुप्रास अलंकार आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आ है, यहाँ पर भी आ है। मुख्य बिंदु, अब मुख्य बिंदु में कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, अलग से याद करते हैं, अलग से कुछ मत याद करना, व्याख्या में से कोई भी एक लाइन उठा के और विशेष में लिख देना, ठीक है? व्याख्या में से कोई सी भी एक लाइन उठा लेना और विशेष में लिख देना। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, कवि को अपनी सच्चे पुकार पर पूरा भरोसा है, यानी कि अपने सच्चे प्यार पर कवि को पूरा पूरा भरोसा है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सच्चे प्यार पर कवि को पूरा पूरा भरोसा है। वह जानता है कि भले ही उसकी प्रेमिका अभी उसे अनदेखा कर रही है, यानी कि इग्नोर कर रही है, लेकिन एक दिन उसे अपना मौन तोड़कर कवि की ओर देखना ही पड़ेगा। तो ये बात इसमें बता रखी है। तो यहाँ पर हमारी ये वाली जो कविता है वो कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने समरी को तो देख ही लिया है, साथ ही साथ में साप्रसंग व्याख्या को भी समझ लिया है बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, जुड़े रहें अक्षवाट के साथ। ये हमारे सोशल मीडिया चैनल है, ठीक है, और ये व्हाट्सअप नंबर है जिनसे आप जुड़ सकते हो। किसी भी तरीके का डाउट हो तो आपको हम सॉल्व कर देंगे डाउट आपका, और पीडीएफ आपको मिल जाएगी फ्री में। कोई सी भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए कोई सी भी क्लास की, बस इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।